हेलो स्टूडेंट्स, मैं शीतल शर्मा यूपी के सभी युवाओं के लिए एक नया चैनल शुरू कर रही हूँ जिसका नाम है यूपी पुलिस कांस्टेबल। हमारी कोशिश आपकी वर्दी। मैं इस चैनल पे आपको सारी सब्जेक्ट प्रोवाइड कराऊंगी, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और आपकी जीएस। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स प्रोवाइड कराऊं और उसके साथ साथ आपको एक बेहतर तैयारी भी दूं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे कहां तक लेकर जाती हैं। देखिए, टीचर का काम होता है पढ़ाना, लेकिन स्टूडेंट का काम होता है उसकी पहचान दिलाना। तो आपकी जिम्मेदारी मुझे पहचान दिलाना है और मेरी जिम्मेदारी आपको वर्दी दिलाना है। आपको सारे सब्जेक्ट्स भी दूंगी। अगर आप इसके नोट्स भी चाहते हैं तो मुझे आप कंफर्म कर दीजिए, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगी। तो चैनल यूपी पुलिस कांस्टेबल, हमारी कोशिश आपकी वर्दी में आपका स्वागत है। अब मैं आपको इसमें बताऊंगी कि आपकी एज लिमिट क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, मेल्स की क्या है, फीमेल्स की क्या है, कैटेगरीज में भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट है, तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगी। आज का जो हमारा लेक्चर या आज की हमारी जो पहली वीडियो होगी वो सिर्फ आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल के कैरेक्टेरिया के लिए होगी कि हमारा क्या सिलेबस है, हमारे सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, किस चीज को किस तरीके से हम पढ़ेंगे और उसे किस तरीके से हम अपनी तैयारी को करेंगे। देखिए, आपको अगर लगता हो कि हमारी कांस्टेबल की एग्जाम में बहुत टाइम है, तो ऐसा नहीं है। इलेक्शन से पहले आपके एग्जाम के होने के चांसेस बन जाते हैं, तो आपको पूरी मेहनत करनी है और मुझे भी प्रमोट करना है। मेरा काम आपको वर्दी दिलाना है, तो आपका काम है मुझे पहचान दिलाना, और मेरी पहचान आप लोगों से ही होगी। तो मैं आप इस चैनल को बहुत सारा प्यार दें और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इतना करा दूं कि आप अपनी वर्दी पहन लें और मुझे एक बार जरूर सैल्यूट करने का मौका दें। तो हम अपनी क्लास पे चलते हैं। आज की क्लास कोई नया टॉपिक नहीं है। आज की क्लास का टॉपिक है कि आज हम अपना जानेंगे कि कांस्टेबल क्या है, कांस्टेबल की एज क्या है, उसकी कितनी कट ऑफ जाने वाली है, वो भी अभी बता दूंगी मैं आपको। लेकिन ये इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि अभी तक कोई नया कैरेक्टेरिया नहीं आया है। तो हम अपनी क्लास पर चलते हैं। जैसे कि पीछे लिखा हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल, कोशिश हमारी वर्दी तुम्हारी। तो आइए शुरू करते हैं। एलिजिबिलिटी, यानी कि यहाँ पे आपकी योग्यता क्या है, किस हिसाब से कौन कौन इसको फिल कर सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन फिल कर सकता है, इसमें आपकी कांस्टेबल में आपको क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले आ जाती है इंपॉर्टेंट एज। देखिए, मेल्स के लिए एज होनी चाहिए 18 to 22, यानी कि 18 से 22 साल के बीच में अगर आप हैं तो यूपी कांस्टेबल को आप भर सकते हैं। आपको समझ में आया? आपको समझ में आया, अगर आपकी उम्र 18 से 22 साल के बीच में है लड़कों की, तो वो यूपी पुलिस कांस्टेबल को भर सकते हैं। फीमेल्स के लिए 18 से 25 साल है। अगर आप युवतियां यानी कि लड़कियां 18 से 25 साल के बीच में हैं तो आप भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन ज्यादा कुछ नहीं है। क्वालिफिकेशन में सिर्फ आपको 12th पास होना चाहिए। आपकी 12th पासिंग होनी चाहिए तो आप कांस्टेबल के फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसमें है नेशनलिटी, यानी कि आपकी नागरिकता क्या होनी चाहिए। भाई, नागरिकता आपकी इंडियन होनी चाहिए। किसी भी स्टेट का बंदा इस फॉर्म को भर सकता है, लेकिन आपके लिए क्या होनी चाहिए, इंडियन नागरिकता होनी चाहिए। तो आपने समझ लिया, आप अगर लड़के हैं तो आपके 18 से 22 साल उम्र होनी चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास भारतीय नागरिकता होनी चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो आपके 18 से 25 उम्र होनी चाहिए, आप भी 12th पास होने चाहिए और आपके पास भी इंडियन नागरिकता होनी चाहिए। आप किसी भी स्टेट के हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आप भारतीय होने चाहिए। अब आ जाते हैं हम अटेम्प्ट, यानी कि आप कांस्टेबल के फॉर्म को कब कितनी बार भर सकते हैं। भाई, जब तक आपकी उम्र पूरी नहीं हो जाती है, यानी कि आप 22 को क्रॉस नहीं कर देते या 25 को क्रॉस नहीं कर देते हैं, तब तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आप इस फॉर्म में एग्जाम भी दे सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपनी हाइट पर। इसमें बहुत सारी चीजें थी, आपकी चेस्ट भी थी, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन ये बच्चा अपने आप पता रहता है उसको। अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं इसकी भी वीडियो बना दूंगी, सारी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, मेल्स के लिए आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि लड़कों की जो हाइट
168 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वो कैटेगरी कौन कौन सी है? जनरल, ओबीसी और एससी। अगर आप ओबीसी, जनरल या एससी कैटेगरी के बंदे हैं तो आपके पास 168 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। अगर आप लड़की हैं, फीमेल हैं, तो आपके पास 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर आप एसटी में हैं तो लड़कों के लिए 160 और लड़कियों के लिए 147 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। तो आपको समझ में आया, ये आपकी एलिजिबिलिटी थी कि आपको कितनी उम्र का होना है, क्या पास होना चाहिए, कहाँ का बंदा इसे फिल कर सकता है और आपकी हाइट क्या थी। आपकी बहुत सारी चीजें वो मेडिकल की काम है। पहले आपका जो मेन काम था वो ये था कि आपकी इतनी होनी चाहिए। आप अभी रिटन की तैयारी कर रहे हैं तो रिटन के लिए ध्यान दीजिए। आप मेडिकल में जब जाएंगे तब मेडिकल का काम कर लेंगे, लेकिन अभी आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? अभी आप रिटन की कर रहे हैं, तो आपको इतना ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है। आपको इतना ही पता होना चाहिए कि आपकी उम्र 18 से 22 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप लड़की हैं तो 18 से 25 की उम्र में होने चाहिए। आपको 12th पास होना है। 10+2 का मतलब 12th पास होना है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप पे भारतीय नागरिकता होनी चाहिए। उसी के साथ साथ अगर आप मेल हैं तो आपके लिए 168, अगर आप एसटी में हैं तो 160 होनी चाहिए, अगर आप फीमेल हैं तो 152 सेंटीमीटर और अगर आप एसटी की हैं तो 147 आपकी हाइट होनी चाहिए। तो ये तो थी हमारी एलिजिबिलिटी, यानी कि आप आ जाते हैं कि फॉर्म भरने के बाद का प्रोसेस क्या है। भाई हमने फॉर्म तो फिल कर दिया, हमारा एक काम खत्म हो गया कि हमने फॉर्म को फिल कर दिया। फॉर्म फिल करने से नौकरियां नहीं मिलती हैं। फॉर्म फिल करने से पहले ही जब हम तैयारियों में लग जाते हैं, जब हमें एक जुनून होता है कि हमें कांस्टेबल की वर्दी चाहिए। आप अब ये मत सोचना कि कांस्टेबल की वर्दी है, कांस्टेबल के बाद एसआई, बहुत सारी पोस्टें होती हैं। जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली आप बड़ी पोस्ट पे पहुंचे, आप छोटे से स्टार्ट करें और बड़े पे पोस्ट से चले जाएं। तो आपको यहाँ पे फॉर्म भरने से ही काम नहीं चलेगा। फॉर्म भरने के बाद भी आपको बहुत सारी चीजें चाहिए। सबसे पहले ये हार्ड वर्क चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, कितने कितने मार्क्स के आ रहे हैं, यानी कि उनकी विटेज कितनी है, तो आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं। अब एक बच्चा होता है कि सिर्फ जीएस को लेके बैठा हुआ है, जी मैं तो जीएस स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ, तो मेरे भाई और मेरी बहनों ऐसे काम नहीं चलता है। हमें सारी चीजों को बैलेंस करके चलना है। हम हिंदी भी पढ़ेंगे, मैथ्स भी पढ़ेंगे, जीएस भी पढ़ेंगे और रीजनिंग भी पढ़ेंगे। तो हम इस पे आ जाते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा हुआ है सब्जेक्ट, फिर हमने लिखा हुआ है क्वेश्चन और फिर उसके बाद हमने मार्किंग लिखा हुआ है। देखिए अब ये पक्का नहीं है कि ये इतने ही विटेज में आएंगे, विटेज आगे पीछे हो सकती है। एसआई में 40 क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन कहीं कहीं एग्जामों में मैंने देखा है कि वहां पे 40+ क्वेश्चन आए हैं, तो विटेज आगे पीछे हो सकती है। इसके लिए लड़ना मत कि आपने तो गलत बता दिया। हमने लास्ट ईयर का उठा के इसको एनालाइज किया है। अभी जब फॉर्म निकलेंगे उसके बाद जो सिलेबस आएगा उसमें पता चलेगा कि रियल क्राइटेरिया क्या है, आपकी डेडलाइन क्या है। तो अभी हम अपना माइंड वॉश कर लेते हैं कि किस तरह से हमारा एग्जाम बनने वाला है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट लिखा हुआ है, क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और मार्किंग लिखी हुई है। हमारे पास सबसे पहला सब्जेक्ट आएगा जनरल नॉलेज। अगर हिंदी में आप पढ़ना चाहते हैं तो इसका नाम होगा सामान्य ज्ञान। जनरल नॉलेज हमारी 38 क्वेश्चंस आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो उस हिसाब से वो कितने का हो गया? 76 क्वेश्चन, 76 नंबर का हो गया। एक क्वेश्चन आपका कितने का आएगा? एक क्वेश्चन बच्चों 2 नंबर का आएगा, तो इस हिसाब से एक क्वेश्चन कितने का हो गया? 2 नंबर का। तो आपकी जनरल नॉलेज अगर 38 क्वेश्चंस आते हैं तो वो कितने गेन करेंगे? 76 नंबर गेन करेंगे। हिंदी आपकी 37 क्वेश्चन आएंगे और आपका 72 स्कोर करेंगे। आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब मैथ्स, आपकी 38 क्वेश्चंस आएंगे और उनकी मार्किंग भी 76 होगी क्योंकि वो डबल हो रहा है। आपकी रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड यानी कि आईक्यू से लेके मानसिक तर्क या तर्कीय आपकी 37 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन आएंगे और टोटल मार्किंग 74 होगी। इस तरह से आपके क्वेश्चन होंगे टोटल 150 और आपकी टोटल स्कोरिंग होगी 300, यानी कि आपको 150 क्वेश्चन है और 150 मतलब आपके टोटल क्वेश्चंस 150 हैं और आपकी स्कोरिंग 300 है। मैं आपकी कट ऑफ
कम 100 या 110 स्कोर करना होगा। आप क्वेश्चंस की मार्किंग 100 या 110 के आसपास आना होगा। इसमें सबसे बुरी बात यह है कि अभी लास्ट टाइम तक इसमें निगेटिव मार्किंग थी, निगेटिव मार्किंग थी 0.25 की, निगेटिव मार्किंग थी 1.25 की। 0.25 का मतलब है 1/4 की। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका एक सही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक इसमें निगेटिव का नहीं पता है कि जो हमारी वैकेंसी आ रही है उसमें निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। अभी तक ये था कि उसमें निगेटिव मार्किंग थी 1/4 की। आप दुआ करना कि निगेटिव मार्किंग हट जाए तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो आपको समझ में आया, आपके 150 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, इस हिसाब से आपके कुल नंबर होंगे 300। आपको अगर सही स्कोर लेना है, अगर आपको कांस्टेबल की वर्दी चाहिए तो आपको 100 से प्लस में क्वेश्चन सही करके ही आने हैं। निगेटिव नहीं करने कि हम तो सारे कर लिए, निगेटिव में सारे खत्म हो गए, नहीं, आपको सही एकदम करेक्ट 100 से ज्यादा क्वेश्चन करके आने हैं अगर आपको स्कोरिंग लेनी है तो, ठीक है। तो इतना समझ में आया। तो ये था हमारा कांस्टेबल का एक छोटा सा रिव्यू। आपको पता है कि आपकी वैकेंसी कितनी आ रही है। पहले आपकी वैकेंसी आ रही थी 25,000, लेकिन अब मैंने सुना है कि 29,000 आ रही है और हो सकता है 30,000 भी हो जाए। तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, बहुत बड़ी वैकेंसी करनी है, बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी अगर आपकी कांस्टेबल कंप्लीट हो जाता है। तो आपको इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, मेरे साथ बने रहना है। आपका काम, मेरा काम आपको वर्दी दिलाना है, तो आपका काम मुझे भी प्रमोट करना है। आप मुझे प्रमोट कीजिए, मुझे भी लगना चाहिए कि हाँ मेरे बच्चे या मेरे युवा जो भी हैं वो मेरे साथ हैं, वो मेरे साथ इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए। तो आपको भी पूरा काम करना है, मुझे भी पूरा काम करना है। तो अब हम आगे चलते हैं कि हमारे सिलेबस क्या होगा। मैथ्स में क्या आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा, आपकी आईक्यू में क्या आएगा। आईक्यू इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर दिस। आईक्यू आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईक्यू का मतलब होता है आपकी मेंटल एबिलिटी। आपको कुछ पजल्स दे दी जाएंगी या कुछ जो सिचुएशन होती हैं, आपको या तो कुछ पजल्स दे दी जाएंगी या कुछ आपको सिचुएशन क्रिएट करके क्वेश्चन आपको एग्जामिनर दे देगा। अब उस क्वेश्चन में आपको देखना है कि आपकी मानसिकता क्या है। आपको कोई सिचुएशन, एक बहुत बड़ी सी सिचुएशन बना के दे देगा। अब आप उसमें 4 ऑप्शन होंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पे यार ये सही है या ये सही है। ये आपकी मानसिकता पर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। सपोज करो रास्ते में किसी लड़की को एक लड़का छेड़ रहा है, तो एक बंदा है स्कूटी में जा रहा है, देखा इग्नोर करा भाग गया। दूसरा बंदा है, ठीक है देखा बुरा फिर चला गया। तीसरा बंदा है कि वो खुद आएगा और पीट के जाएगा। वो पीटना तो है, पीटेगा तो है नहीं, खुद ही पीट के जाएगा। चौथा बंदा है, आएगा पुलिस को इन्फॉर्म करेगा, उन्हें बताएगा और चला जाएगा। तो आपको देखना है आप चारों में से कौन से वाले हैं। एक वो जिसने देखा और भाग गया, दूसरा वो जिसने देखा रुका लेकिन कुछ भी नहीं किया, तीसरा वो खुद कुएं में कूद गया, यानी कि उस लड़की को डिफेंस करने के लिए खुद फाइटर बन गया, हीरो बन गया और खुद पिटा के भाग गया। चौथा वो जो पुलिस को इन्फॉर्म करेगा और उस लड़की को डिफेंस करने की भी पूरी कोशिश करेगा। तो ये होती है आपकी आईक्यू यानी कि मानसिकता, ठीक है। रीजनिंग आपको पता ही है, कुछ पजल्सिंग क्वेश्चन होंगे वो आपको सॉर्ट आउट करने हैं। हिंदी आपको पता ही है, हिंदी जो हमने 11th 12th में पढ़ी है वही आएगी। उसके बाद आपकी मैथ हो गई, मैथ में कुछ क्वेश्चन सेम है, मैथ्स भी आपकी सिमिलर सी है, पूरी अरिथमेटिक आएगी। और उसके साथ साथ आपकी क्या बचती है, जनरल एबिलिटी, उसके साथ साथ आपकी बचती है जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में टोटल 28 टॉपिक हैं। 28 टॉपिक बहुत कम नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। मैं बताऊंगी 28 टॉपिक कौन कौन से, सारी समझाऊंगी। आज की वीडियो में आपको पूरा सिलेबस बता दूंगी कि पूरा सिलेबस क्या है, हमारी हिंदी में क्या आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा, जीएस में क्या आएगा, एवरीथिंग। तो हम आगे चलते हैं। पहले हम अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस को देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है और किस किस तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम मैथ को देखेंगे और उसके बाद रीजनिंग को देखेंगे। देखिए मैथ में देख लेते हैं, पुलिस कांस्टेबल में सबसे पहले मैथ में आ रहा है अनुपात और समानुपात। फिर उसके बाद आ रहा है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रतिशत, परसेंटेज, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, छूट, डिस्काउंट, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता यानी कि न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। फिर है संख्यात्मक क्षमता यानी कि न्यूमरल एबिलिटी, संख्या प्रणाली, साझेदारी, औसत, समय और काम, समय और दूरी,
दूरी, विविधता, विविधता का मतलब मल्टीप्लाई दे देगा, प्लस माइनस या डिवाइड, रूट दे सकता है, स्क्वायर दे सकता है या क्यूब भी दे सकता है। एचसीएफ और एलसीएम, टेबल और ग्राफ का उपयोग। आपको एक टेबल या ग्राफ दे देगा और उसके 5 क्वेश्चन दे देगा, आपको उस ग्राफ में से देख देख कर लिखना है कि इसका आंसर क्या है या इसका आंसर क्या है, सीधे सीधे ग्राफ या टेबल का एनालाइज करना। फिर उसके बाद है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, दशमलव या अंश, ठीक, यानी कि आप इसे सिंप्लीफिकेशन कह सकते हैं, डेसिमल कह सकते हैं और इसे फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। क्षेत्रमिति, क्षेत्र आपके कुल अर्थमेटिक आ रहा है, एडवांस नहीं आ रहा है, आपको सिर्फ अर्थमेटिक देखना है। अर्थमेटिक में भी क्या था, अनुपात था, एसआई था, सीआई था, प्रतिशत, लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, पर छूट थी, मेंटल एबिलिटी थी, न्यूमेरिकल एबिलिटी थी, संख्या प्रणाली, साझेदारी, औसत, समय दूरी, आपकी समय और कार्य, विविधता, एचसीएम, एलसीएम, टेबल या ग्राफ को लेकर कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन आ सकता है, डेसिमल, आपका फ्रैक्शंस और ज्योमेट्री। अब हम आते हैं अपने रीजनिंग पे कि हमारी रीजनिंग क्या क्या आएगा। रीजनिंग में सबसे आप पहले आएगा शब्द या वर्णमाला, आपको अल्फाबेटिक सीरीज दे दी जाएगी, अल्फाबेटिक डिफरेंस दे दिया जाएगा, अल्फाबेट को आपको रेशियो में दे दिया जाएगा और आपको बताना है नेक्स्ट सीरीज क्या है या इसमें गलत और सही क्या है। फिर उसके बाद आएगी आपकी समानता। समानता का मतलब है वो आपको कुछ 4 ऑप्शन देगा, चारों में से 3 एक जैसे होंगे और एक अलग होगा, तो वो समानता में आ जाता है, या वो ग्रुप दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप सही या गलत है। फिर उसके बाद है सामान्य ज्ञान और परीक्षण, आपको आपकी मेंटलिटी टेस्ट दिया जाएगा, कुछ सिचुएशन क्रिएट कर देगा या कुछ थीम बता देगा, वो लाइनें लिख देगा और बताएगा पहला ऑप्शन सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है डायरेक्शन, दिशा और डायरेक्शन, दिशा और दूरी का मतलब है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पे क्वेश्चन आएगा। डेटा का तर्कीय व्याख्या, आपको एक डेटा दे दिया जाएगा और उस पे आपको व्याख्या करनी है, डिबेट करनी है कि हमारी तरफ से ये सही है या उनकी तरफ से ये सही नहीं है। तर्कीय बल का मतलब है आपको दे दिया जाएगा कि सभी लड़के लड़कियां हैं, सभी लड़कियां गाय हैं और सभी गाय बछड़े हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सही बैठता है, निष्कर्ष कंक्लूजन वाला। संख्यात्मक श्रृंखला, आपको एक डिफरेंस दे दिया जाएगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, आप बताओ आगे क्या आएगा। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 के बाद क्या आएगा, 3, 5, 7 के बाद क्या आएगा। ये सिर्फ एग्जांपल है, इतना इजी नहीं आएगा, मैं तो आपको सिर्फ समझा रही थी चैप्टर्स क्या हैं। निहित अर्थों का निर्धारण शब्द, यानी कि निहित अर्थों का निर्धारण शब्द, गाय को कुत्ता कहते हैं, कुत्ते को भैंस कहते हैं, भैंस को कटरा कहते हैं, कटरे को बिल्ली कहते हैं, बिल्ली को सांप कहते हैं, तो रेंगेगा कौन या रैकेगा कौन, भूखेगा कौन, तो ये इस तरह से शब्द के अर्थों का निर्धारण हो गया। फिर है तर्कीय चित्र, आपको एक इमेज दे दी जाएगी और उस पर तर्क लिखने को कह देंगे, निम्नलिखित में से कौन सी इमेज निहित है, कौन सी डिफरेंट है या आगे वाली इमेज क्या बनेगी। फिर है प्रतीक संबंधित व्याख्या, आपको कुछ सिंबल्स दे दिए जाएंगे, उन पे आपको व्याख्या करनी है, एक्सप्लेन करना है। धारणा परीक्षण आपकी मेंटल एबिलिटी कैसी है, आपको कोई सिचुएशन क्रिएट करके दे देगा और बोल देगा आपके एक सिचुएशन लग रही है, दोनों लग रही हैं, कोई एक लग रही है, दोनों में से कोई भी नहीं लग रही है। शब्द गणना परीक्षण, आपको कुछ शब्द दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा एक शब्द देने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा बन रहा है या कौन सा नहीं बन रहा है। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं हम हिंदी पर। हम चलते हैं अपने हिंदी के सिलेबस पे, यूपी पुलिस कांस्टेबल में हिंदी में क्या क्या आ रहा है। जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, उसी के साथ साथ भारत की कुछ महत्वपूर्ण भाषाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, आपको हिंदी की मौलिक ज्ञान भी होना चाहिए, उसी के साथ साथ वर्णमाला का भी ज्ञान होना चाहिए, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, किस तरीके से कितने स्वरों को बोला जा सकता है, स्वर के कितने टाइप हैं, व्यंजन के कितने टाइप हैं, तो ये सब आपकी वर्णमाला में आएगा। हिंदी का साहित्य, जैसे कि हिंदी की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से हिंदी की शुरुआत हुई, किस भाषा के बाद हिंदी की शुरुआत हुई, तो ये हिंदी का साहित्य है। हिंदी के कितने काल थे, कितनी
कवि, किस कवि ने किस काल में काम किया, वो सब आपका हिंदी का साहित्य है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक और रचनाएं। हिंदी के प्रसिद्ध कवि कौन है, लेखक कौन है और उनकी रचनाएं भी क्या है। हिंदी भाषाओं में मिले पुरस्कार, कि हिंदी भाषा के लिए कितने पुरस्कार बनाए गए हैं, किस पुरस्कार कौन सा पुरस्कार किस इंसान को, किस कवि के कविता के लिए, किस कहानी के लिए दिया गया है, वो भी आपको याद करनी है। मुहावरे और लौकिक्य, तद्भव और तत्सम। तद्भव और तत्सम का मतलब होता है देशी और विदेशी शब्द। देशी शब्द क्या है, उसका नया वर्जन विदेशी शब्द क्या है। पर्यायवाची आप जानते हैं, सिनोनिम्स बहुत सारे, एक के बहुत सारे। विलोम शब्द यानी कि अपोजिट वर्ड। अनेकार्थी, एक ही वर्ड के बहुत सारे अर्थ निकलना। फिर उसके बाद है वाक्यांश का एक शब्द यानी कि वन वर्ड। शुद्ध और अशुद्ध, यानी कि एक अशुद्ध वर्ड दे दिया जाएगा या शुद्ध वर्ड दे दिया जाएगा और अशुद्धि ढूंढनी है, शुद्धि ढूंढनी है। लिंग, ये आपका ग्रामर पोर्शन है, यानी कि काल, क्रिया, वचन, कारक, सर्वनाम। विशेषण, वाच्य, अपव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, रस, छंद, अलंकार और अपघटित बोध। आपको एक ग्राफ दे दिया जाएगा और उसके 5 क्वेश्चन पूछ लेगा। अब आपको देखना है इस ग्राफ को पढ़ के कि इसमें से 5 क्वेश्चन यानी कि आंसर कौन कौन से लगते हैं। तो ये आपका ग्रामर पोर्शन था। लिंग, काल, क्रिया, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, वाच्य, अपव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, रस, छंद और अलंकार। तो ये आपका हिंदी का सिलेबस था। लास्ट हमारा बचता है जीएस का, तो हम जीएस का सिलेबस भी देख लेते हैं। देखिए अब हम अपना जीएस का पोर्शन देख लेते हैं कि जीएस में क्या क्या आएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था, कि भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी। आपको कांस्टेबल के लिए पहले भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़नी है। उन किताबें और उनके लेखक, यानी कि रिसेंटली में कोई बुक लिखी हुई है या फेमस कोई किताब है तो उसको, उसके राइटर को भी आपको याद रखना है। उसके लिए क्या पुरस्कार मिले हैं ये भी आपको याद रखने हैं। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में संबंध, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में कैसे संबंध हैं, कोई विवाद हुआ है, युद्ध हुआ है, समझौता हुआ है या कोई आपको उपहार या कोई भी संबंध स्थापित किए हैं, तो वो भी आपको याद करनी है। फिर है देश, राजधानी और मुद्राएं। आपको देशों के साथ साथ उनकी राजधानियां भी याद करनी है और उनके साथ साथ उनकी मुद्राएं भी याद करनी है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है, उसका रुपया क्या चलता है। चीन की राजधानी क्या है, उसमें रुपया क्या चलता, मतलब कि उसकी करेंसी क्या है, ये सब आपको याद करना है। भारत और उसके पड़ोसी देश याद करनी है। भारत क्या है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, कितनी जल से सीमा लग रही है, कितनी थल से सीमा लग रही है, ये सब आपको याद रखना है। फिर उसके बाद है आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, कि हमारी आंतरिक सुरक्षा क्या है और उसके साथ साथ आतंकवाद हमने कैसे है, यानी कि आतंकवाद के लिए हमने क्या क्या योजनाएं बनाई हैं, आतंकवाद से बचने के लिए हमने क्या क्या पहलू शुरू किए हैं, आतंकवाद के बचाने के लिए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए कोई नई कमेटी या नया कोई ग्रुप बना है, तो उन सबको आपको याद रखना है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समकालीन संगठन और विषय, यानी कि देश में या देश के बाहर हम कोई भी संगठन रखते हैं या कोई भी ग्रुप बनाते हैं या हम किसी नए ग्रुप से जुड़ रहे हैं, तो वो सब आपको याद करना है। प्रदर्शन और प्रभाव, यानी कि आपके खेल क्या है और उनके इफेक्ट्स क्या हुए, आपने अपने देश को किस तरीके से सामने किसी को प्रेजेंट किया और उसका इफेक्ट हमें क्या मिला है, तो ये सब आपको याद करना है। फिर उसके बाद है भारतीय संस्कृति। आपकी भारतीय संस्कृति कैसी है, उसी के साथ साथ यूपी की संस्कृति कैसी है। देखिए आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको यूपी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। पता नहीं है एग्जामिनर आपको कहाँ से दे दे, तो यूपी के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना है। तो भारत की संस्कृति के साथ साथ आपको यूपी की संस्कृति भी पढ़नी है। महत्वपूर्ण दिन भी पढ़ने हैं कि हमारा वुमेन डे कब है, आपका गणतंत्र दिवस कब है, ये सब याद होते हैं, लेकिन वुमेन डे क्या हो गया, तंबाकू दिवस, योगा दिवस, ये सब आपको याद करनी है। खोज, अगर हमारे भारत ने कोई खोज की है तो वो आपको याद करनी है। भारत के बाहर कोई बड़ी खोज हुई है तो वो भी आपको याद करनी है। अंतरिक्ष पे हमने कोई नई पहल शुरू की है तो भी आपको याद करनी है। फिर उसके बाद है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान का मतलब है विश्व में क्या बड़ा है, विश्व में क्या छोटा है, देश में सबसे बड़ा क्या है, देश में सबसे छोटा क्या है, कौन सी धारा किससे जुड़ी हुई है, कहाँ बांध बने हैं, कहाँ पे हमारे नेशनल उद्योग हैं,
हमारे कहाँ पे जानवरों की रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए उद्योग बनाए गए हैं। तो ये सब सामान्य ज्ञान में आ सकते हैं। महिला कौन सी है, विश्व में पहली महिला कौन सी है, भारत में पहली महिला कौन सी है। जैसे कि अभी हमारे देश में एक जैसे कि हमारे देश में एक पहली बस चालक बनी है, महिला बस चालक, तो वो कहाँ की बनी है और कैसे बनी है। तो ये सब आपको इम्पोर्टेंट है। जो महिलाओं में फाइटर पायलट्स भी हो गए हैं, अब हमारी महिलाएं फाइटर पायलट में भी आ गई हैं, एनडीए में भी हम नई वैकेंसी लड़कियों के लिए आई है। तो ये सब आपको याद रखना है। भारतीय कृषि, भारतीय इतिहास और भारतीय संविधान भी आपको पढ़ना है। यूपी की शिक्षा, आपकी यूपी की शिक्षा कैसी है, उसकी संस्कृति कैसी है और यूपी की प्रथाएं कैसी हैं। यूपी की प्रथाएं कैसी हैं। यूपी का राजस्व यानी कि उसका प्रशासन कैसा है, राजा कैसा है, कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं या उनसे हमारी यूपी में कितना डेवलपमेंट हुआ है। यूपी की पुलिस कैसी है, उसमें कोई नई वैकेंसी आई है तो देखनी है, नई पोस्ट आई है तो भी देखनी है। डीआईजी कौन है, कमिश्नर कौन है, ये सब आपको याद रखना है। उसमें हमारी योजनाएं कौन कौन सी बनी है ये भी आपको देखना है। मानव अधिकार, जनसंख्या, पर्यावरण और शहरीकरण भी आपको देखने हैं कि कितनी स्मार्ट सिटी यूपी में बनी है, कितने हमारे गांव शहर में परिवर्तित हुए हैं, ये सब आपको देखना है। वस्तु और सेवा कर, जितने भी टैक्स हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, जीएसटी हो, कुछ भी हो, ये आपको देखनी है। पुरस्कार और सम्मान का कितने पुरस्कार हैं, किसको कौन सा सम्मान मिला है, ये आपको 2019 से लेकर 21 तक के सारे याद करने हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ज्यादा समझदार है तो वो कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है, तो आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतेंगे। फिर है भारतीय और विश्व भूगोल, व्यापार और वाणिज्य, साइबर अपराध। साइबर अपराध का मतलब क्या होता है, जो हम सोशल मीडिया पे अपराध करते हैं वो भी आपको पढ़ना है। अब मैं आपसे कम्युनिकेटेड हूँ, आप मुझसे कम्युनिकेटेड हैं, मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ और आप मुझसे पढ़ पा रहे हैं, ये भी एक क्या है, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन है। FB, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारे क्या हैं, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन है, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर अन्य में जैसे कि कंप्यूटर आ जाता है और बहुत सारे हैं जो मैं भी भूल रही हूँ, वो सारे अन्य में आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें याद करने ही करने हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, इन सबको मैं आप खुद से कराऊंगी। आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस, आप टेंशन मत लीजिए, ये तो मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया है, आपको सिलेबस का स्ट्रक्चर बताया है कि आपको किस किस तरीके से तैयारी करनी है या आपका सिलेबस कितना आने वाला है। मैं इन सब पे एक पर्टिकुलरली वीडियोस दूंगी, रोज मैं आपको वीडियोस दूंगी। उसी के साथ साथ मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी तैयारी बेहतर कराऊं, यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2021 चैनल की पूरी कोशिश रहेगी कि हमारी कोशिश आपकी बढ़ती, ये टैगलाइन को हम पूरा फोकस करेंगे, पूरा इस पे ध्यान रखेंगे, वर्क भी करेंगे। लेकिन आपका भी काम है, देखिए मेरा काम है आपका एक अच्छा कंटेंट देना जिससे आप अपना यूपी पुलिस कांस्टेबल को क्लियर कर लें, और आपका टारगेट होना चाहिए कि आप मेरे चैनल को प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करें। आपको पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत सारे कैंडिडेट बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, और उसी के साथ साथ बहुत सारे बच्चों को इसी से उम्मीद भी है। ठीक, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके अरमानों पर खरी उतरूं। कोशिश ये रहेगी कि मैं आपके एग्जाम आने से पहले आपका सिलेबस भी कंप्लीट करा दूं और उसके साथ साथ आपकी मॉक टेस्ट भी आपके स्टार्ट करा दूं। लेकिन वो सब जब हो पाएगा जब आप मुझसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी वर्दी दिला दूं, और आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि मेरा चैनल प्रमोट हो हर यूपी, जिससे लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। आपके पास भी 24 घंटे हैं कि आप मेरे 100+ सब्सक्राइबर कराएंगे, और मेरे पास भी 24 घंटे हैं कि मैं आपको एक बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊं। मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगी, जिससे आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आपको भी प्रॉमिस करना है कि आप मेरा सब्सक्रिप्शन कराएंगे, 100+ सब्सक्रिप्शन होने चाहिए। एक बंदा अगर 100 भी कराता है तो मेरे लिए बहुत है, ठीक है। तो आप अपनी कोशिश जारी रखिए, मैं अपनी कोशिश जारी रखती हूँ। आज के लिए इतना ही, कल हम अपने सारे लेक्चर्स के साथ चलेंगे। हिंदी का भी लेक्चर चलेगा, जीएस का भी चलेगा, मैथ्स का भी चलेगा और रीजनिंग का भी चलेगा। आपके एक चैनल पे मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको भी प्रॉमिस करना है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएंगे।
आज के लिए इतना ही। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। हमारी कोशिश आपकी वर्दी। थैंक यू।